पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। हीट ऑफ सन इज़ नॉट स्ट्रोंगर इन एरिया लोकेटेड, यानी कि कहाँ स्थित क्षेत्रों में सूरज की ऊष्मा तीव्र नहीं होती। तो इसका आंसर हमने डिस्कस किया था ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन, यानी कि फार फ्रॉम इक्वेटर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि सर नियर द इक्वेटर जो है काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि जो पृथ्वी है उसका इक्वेटर है, यह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है, तो थोड़ी सी टिल्टेड है जो अर्थ है। अगर हम सर्दियों में बात करें तो सूर्य जो है ये दक्षिणायन हो जाता है, तो जो साउथ पोल है वो ज़्यादा नज़दीक आ जाता है सूर्य के। और गर्मियों में बात करें तो दोस्तों जो नॉर्थ पोल है, यानी कि सूर्य जो है जब ये उत्तरायण हो जाता है तो वो वाला हिस्सा जो है काफ़ी गर्म हो जाता है। लेकिन जो इक्वेटर है, यानी कि जो पृथ्वी का मध्य हिस्सा है, ये सूर्य के कभी भी सीधे संपर्क में नहीं आता। अगर आपके पास कोई अच्छा एविडेंस हो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए तो सीधा व्हाट्सएप करिएगा। मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस क्वेश्चन के ऊपर, और ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि ऑफिशियल आंसर की मैं हर बार क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं गलत ही हों। कुछ एक क्वेश्चंस हो जाते हैं गलत। तो इस तरीके से देखिए, कभी भी ओवर स्मार्ट मत बनिए। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे में काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 59 होगी। पिछले 58 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए तो पेड क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना। इसमें हमारी टीम आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा सब कुछ प्रोवाइड करेगी। तो कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, संघ सरकार में कबीना सचिवालय जो है किसके चार्ज में होती है? इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो ये ओबियसली दोस्तों जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया का उसी के चार्ज में होती है। तो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे देखा करो, हमेशा काफ़ी आसानी रहती है। एग्जाम्पल लेंगे हम दिल्ली का, तो यूनियन टेरिटरी है वो एक, तो उसमें लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसको कौन चुनेगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष चुनाव उसमें होता है, ठीक है। कुछ एक सीटें होती हैं जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनमें भी। सपोज करिए कि लोकसभा के इलेक्शंस थे पिछले, जो नरेंद्र मोदी जी उसमें जीते, तो उसमें दिल्ली से भी लोकसभा की सीटें थीं। जैसे गौतम गंभीर का नाम आपने सुना होगा, क्रिकेटर रहे हैं काफ़ी प्रसिद्ध, तो उन्होंने भी इलेक्शन जीता है, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद की शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है? द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्टर्ड बाय द। तो अगर कोई राज्य है तो वहाँ पे गवर्नर का ही बोलबाला रहता है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर सेंटर की बात करें, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का काम होता है। तो बस जहाँ पे सेंटर में प्रेसिडेंट है वहीं किसी भी राज्य में क्या होगा? गवर्नर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं? व्यक्तिगत स्वामित्व ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, इसको अच्छे से देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड इंडिविजुअली? तो ऑब्वियसली दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, अमेरिका वगैरह में चले जाओ तो उसमें यही होता है। स्वामी कौन होता है? कोई एक व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तिगत स्वामित्व इसमें होता है।
और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है इसमें सरकार सब कुछ मैनेज करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा इंडिया है, इसमें व्यापारी भी होते हैं, मालिक भी होते हैं, स्वामी भी होते हैं और साथ में सरकार भी सहयोग करती है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आप देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो रूस हो गया, या फिर मैं बात करूं चीन की जो हमारा पड़ोसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था? अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द कमिटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स सेटअप? तो ये दोस्तों RN मल्होत्रा के अंडर सब कुछ हुआ था, तो इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर कंटिन्यूअस हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर्स, यानी कि छोटी अवधि में जब तक वह डैश प्राप्त कर न ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। किसी भी एक कंपनी की बात हो रही है, अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो तब तक प्रोडक्शन करती रहेगी वो जब तक वो एक स्टेट जो है, यानी कि आप कह सकते हैं एक ऐसा कोस्ट है उसे प्राप्त ना कर ले, तो उस कोस्ट को, उस लागत को क्या बोला जाता है? उसको दोस्तों वेरिएबल कोस्ट या फिर चलित लागत बोला जाता है। तो कोई भी कंपनी है वो तब तक प्रोडक्शन करती रहती है जब तक कि वेरिएबल कॉस्ट जो है किसी प्रोडक्ट की वो उसको छू ना ले, टच ना कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया इज़ द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया? अब देखिए दोस्तों, भारत में क्या है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और जन धन योजना जो है, ऐसी योजनाएं जब से देखने को मिली हैं भारत में, काफ़ी सारे खाते जो हैं बैंकों में हो चुके हैं, तो ओबियसली बैंकिंग सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जितने ज़्यादा खाते होंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा बैंक में, और कमर्शियल बैंक जो हैं वो काफ़ी और ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। तो कमर्शियल बैंकिंग जो है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है? तो ये कमर्शियल बैंकिंग ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इज? ऑपरेशन फ्लड के जनक थे, तो इनको बोला जाता है श्वेत क्रांति का जनक भारत में, और इनका नाम है दोस्तों वर्गीस कुरियन। तो सी ऑप्शन याद रखना, अमूल के संस्थापक हैं ये। उसके बाद मिराज, दोस्तों ये एक फिनोमेनन होता है जिसको हिंदी में मारीचिका बोला जाता है, एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है। तो मिराज का कारण क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो तभी मिराज हमें देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन चारों ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यानी कि जल का घनत्व है, तो जल का घनत्व सबसे कम कब होता है, सबसे ज़्यादा कब होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि घनत्व ही सारा खेल है। अगर पानी में बर्फ़ जो है ये तैरता है और पानी में पत्थर डूबता है, तो ये सारा कंसेप्ट घनत्व का ही है, डेंसिटी का ही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हो सी ऑप्शन, सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऐसा मत सोचना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमती है तो यही सबसे भारी होगा, इसी का सबसे ज़्यादा घनत्व होगा। सबसे ज़्यादा घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड मास इज़ कन्वर्टेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है? तो इसको परिवर्तित किया जाता है कैसे, आपको पता होना चाहिए। इसको पाइसीकरण हम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का, हमीरपुर रोड के एग्जाम्स में, इसको अच्छे से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज रीसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर, यानी कि निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है? तो ये और कोई नहीं, रेयन है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका बोलने का मतलब ये है कि एक पॉलीमर बना दिया गया, ठीक है, और उसको फिर से रीसिंथेसाइज करना है,
जो नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर है उससे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा करो क्वेश्चन को। जब तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ ना आए उसका उत्तर देना काफ़ी टफ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स, ऐसा महाद्वीप जो कि जाना जाता है वर्ल्ड कंटिनेंट के या फिर पक्षी महाद्वीप के नाम से। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का यह है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इसको जाना जाता है वर्ल्ड कंटिनेंट या फिर पक्षी महाद्वीप के नाम से। यहाँ पे ऐसी प्रजातियां भी आपको पक्षियों की देखने को मिल जाती हैं जो बिल्कुल विलुप्त प्राय हैं। बाकी किसी भी महाद्वीप में ऐसी प्रजातियां हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा शर्करा का मुख्य स्रोत है। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि गन्ने से चीनी जो है शुगर बनाई जाती है। तो सी इज़ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसा हार्मोन जिसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। तो यह है दोस्तों ऑब्वियसली इंसुलिन इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय पेरेंटल, यानी कि निम्न में से कौन द्विपैतृक नहीं है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये बेसिकली दोस्तों जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है डी ऑप्शन, यानी कि आदिग्रह परिकल्पना जो है या फिर प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस जो है ये दोस्तों बाय पेरेंटल नहीं है। अगर बाकी देखें हम टिंडल हाइपोथेसिस या फिर प्लैनेटेशिमल हाइपोथेसिस या फिर डायनामिक एनकाउंटर थ्योरी, ये सभी क्या हैं, ये हैं दोस्तों द्विपैतृक। लेकिन आदिग्रह परिकल्पना जो है ये बायपेरेंटल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की गहराई में अति सटीक रूप से ज्ञात भौतिक मापक हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है अगर उसके बारे में हमें अच्छे से जानना हो तो दोस्तों भूकंप तरंगी वेग जो है, सिस्मिक वेव वेलोसिटी जो है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक रेडियोधर्मी है। रेडियो एक्टिव कौन सा है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी चट्टानें हैं। तो ये हैं दोस्तों यंगर एसिडिक रॉक्स, यानी कि कनिष्ठ अम्लीय चट्टानें, ये सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सबसे चपटा हिस्सा बना है, यानी कि फ्लैटेस्ट पोर्शन अर्थ के सरफेस पर ये जो बना है किसके द्वारा बना है। तो ये दोस्तों बना है वितलीय मैदान, यानी कि एबिसल प्लेन्स के द्वारा। तो इसको भी याद रखना। जियोग्राफी के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं लेकिन आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ही। यहाँ से भी कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अफ्रीकन प्लेट, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अफ्रीकन प्लेट जो है ये किससे बनी है। तो ये दोस्तों कॉम्बिनेशन से बनी है। किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनी है, ये कंटिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट जो होती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, यानी कि महाद्वीपीय तथा महासागरीय परपट्टी का संयोजन है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से देखिए, पिछले वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जियोग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने कोशिश की है कि जियोग्राफी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइसलैंड अनावृत भाग है, यानी कि आइसलैंड इज़ एन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और याद रखना ये मध्य महासागरीय कटकों का पार्ट है, भाग है। यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप सभी को पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं ये जियोग्राफी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाहोई होई ये किस श्रेणी में आप इसको रखोगे, ये किसका टाइप है, किसका प्रकार है। तो ये लावा का एक प्रकार होता है। तो लावा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैग्मा क्या होता है,
जो बिल्कुल अंदर होता है पृथ्वी के, और जब बाहर आ जाता है तो लावा। ठीक है, तो रोपी लावा यानी कि हिंदी में भी देखिए लसलसा लावा जो है इसी को हम बोलते हैं क्या, पाहोहोई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंड ड्यून्स माइग्रेट इन दी, रेत की डमरियाँ जो हैं स्थानांतरण करती हैं कहाँ। आप देखते हो मारुस्थल जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पे किस तरफ जाती हैं ये जो ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स या फिर डमरियाँ रेत की, तो ये दोस्तों लीवार्ड डायरेक्शन या फिर अनुवाद दिशा में जाती हैं। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। और जियोग्राफी के ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो अच्छे से देखना है इनको, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। माइग्मेटिट्स आर मिक्स्ड रॉक्स विच कंटेन फीचर्स ऑफ रॉक, यानी कि मिगमाटाइटस मिश्र चट्टानें हैं जिसमें इन चट्टानों के गुणधर्म होते हैं। तो किन चट्टानों के गुणधर्म होते हैं इनमें, तो अच्छे से देखो, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्लूटोनिक एंड रीजनल मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं, हिंदी में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वितलीय तथा क्षेत्रीय रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं उनके इसमें गुणधर्म होते हैं, ये जो मैग्माटाइटिस और मिक्स्ड चट्टानें हम इन्हें बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी हमीरपुर बोर्ड काफ़ी बार पूछ चुका है। द प्राइमरी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स ऑफ मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक, जिसको हम बोल सकते हैं मोर मैफिक देन मैफिक, कंपोजिशन नेसेसरली कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मैफिक तथा अल्ट्रा मैफिक। अब आप सभी ये मत बोलना शुरू कर देना कि सर हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों देखिए हमीरपुर बोर्ड ने भी क्या किया है कि इंग्लिश की टर्म्स को देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जैसे मैफिक, अल्ट्रा मैफिक। तो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में बताता हूँ आपको, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ा करो। चट्टानों के प्राथमिक खनिज घटकों के संयोजक में आवश्यक तौर पर निम्नलिखित धातुएं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी धातुएं इसमें होनी चाहिए, तो इन धातुओं के नाम अच्छे से याद रखना। मैफिक और अल्ट्रा मैफिक में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और लोह। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। बाकी पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करना। ठीक है, इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फ्री वीडियोस के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए। जय हिंद, जय हिमाचल।